नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं वो गुजरात में स्थित वनातारा पहल के इर्द गिर्द घूमते विवादों और जांच से जुड़े हैं। जी। हमारे पास द वीक, गल्फ न्यूज, süddeutsche Zeitung, द टाइम्स, मोंगबे इंडिया, रॉयटर्स, बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे कई प्रकाशनों से जानकारी है। हाँ, काफी सारे स्रोत हैं इस पर। इन स्रोतों को देखकर लगता है कि कहानी में कई परतें हैं। मतलब बड़े दावे हैं, गंभीर आरोप भी हैं, और अब तो देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट भी इसमें शामिल हो गई है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस पूरे मामले को समझना, आरोप क्या है, वनातारा का पक्ष क्या है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट की जांच हो रही है उसका मतलब क्या है। सही। तो वनातारा, क्या ये संरक्षण का भविष्य है या एक कह सकते हैं भव्य भ्रम? चलिए इन स्रोतों की मदद से इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उन शुरुआती आरोपों की जिनका जिक्र कुछ स्रोतों में है, जैसे द वीक और गल्फ न्यूज में। ये एक PIL में उठाए गए थे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मुद्दा था कार्बन क्रेडिट या पानी के संसाधनों का शायद गलत इस्तेमाल। हाँ, ये आरोप सामने आया था, लेकिन इसमें एक पेच है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसे असमर्थित माना है, मतलब अनसपोर्टेड। असमर्थित मतलब ये कि कोर्ट का कहना था कि अभी इन आरोपों के सपोर्ट में कोई ठोस सबूत सामने नहीं रखा गया है। द वीक की रिपोर्ट में ये बात साफ है। अच्छा। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच की जरूरत है ताकि पता चल सके कि असलियत क्या है। तो हाँ, शक तो है, पर सबूत का इंतजार है। जांच समिति इस पर भी नजर डालेगी। तो मतलब कार्बन क्रेडिट वाला मामला अभी कह सकते हैं कि हवा में है, सबूतों के बिना। हाँ, फिलहाल तो यही स्थिति है। लेकिन जो दूसरा आरोप है वो ज्यादा तूल पकड़ता दिख रहा है, और उसकी चर्चा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। हाँ, वो जानवरों वाला मामला। जी, वो जानवरों के आयात, उनकी संख्या और वो कहाँ से लाए गए, उससे जुड़ा है। वो जो जर्मन अखबार है Süddeutsche Zeitung, हाँ, Süddeutsche Zeitung और उसके पार्टनर्स, उनकी रिपोर्ट्स ने तो काफी हलचल मचा दी। बिल्कुल। और यही वो हिस्सा है जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। दावा ये किया गया है कि वनातारा ने करीब 39,000 जानवर इंपोर्ट किए। 39,000? हाँ, 39,000। ये आंकड़ा ही अपने आप में मतलब चौंकाने वाला है। जाहिर है। तुलना के लिए सोचिए, लंदन जू जैसा बड़ा और मशहूर चिड़ियाघर है, वहां भी इससे लगभग आधे जानवर होंगे। सच में? हाँ, और भारत की अगर सारे बड़े चिड़ियाघरों को मिला दें तब भी शायद ये संख्या बहुत बड़ी बैठेगी। तो इतने बड़े स्केल पर जानवरों को एक जगह लाना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। 39,000, ये आंकड़ा सुनकर वाकई हैरानी होती है। और जैसा आपने कहा, सिर्फ संख्या ही नहीं बल्कि जानवर कहाँ से लाए गए, उन देशों को लेकर भी सवाल है। द टाइम्स और मोंगाबे इंडिया ने भी इस पर रिपोर्ट किया है। हाँ, बिल्कुल। वेनेजुएला, UAE, DRC ऐसे देशों के नाम आ रहे हैं। ये देश क्या आमतौर पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते हैं? थोड़ा अजीब नहीं लगता? यही तो मुद्दे की जड़ है। इन देशों से जानवरों के आयात की बात पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है। फिर दक्षिण अफ्रीका के कुछ ग्रुप्स ने साइट्स नियमों के उल्लंघन की भी चिंता जताई थी। साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। हाँ, वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो लुप्तप्राय जानवरों के व्यापार को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। तो उसका पालन ना करना तो एक गंभीर मामला है। तो सवाल यही है कि क्या इतने सारे जानवर कुछ ऐसी जगहों से पूरी तरह कानूनी और नैतिक तरीके से लाए गए? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इतने गंभीर आरोप हैं, खासकर इंटरनेशनल मीडिया और कंजर्वेशन ग्रुप्स की तरफ से। तो वनातारा ने क्या कहा इस पर? जाहिर है उन्होंने मना ही किया होगा। हाँ, बिल्कुल। वनातारा और रिलायंस फाउंडेशन ने इन सभी रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज किया है। द टाइम्स और ईस्टर्न आई जैसे प्रकाशनों ने उनकी प्रतिक्रिया छापी भी है। क्या कहा है उन्होंने? उनका कहना है कि ये रिपोर्ट्स आधारहीन, भ्रामक और जानबूझकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश है। अच्छा। उनका दावा मजबूत है। वो कह रहे हैं कि सभी जानवरों को कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन करते हुए लाया गया है। या तो उन्हें कहीं से बचाया गया है, मतलब रेस्क्यूड हैं, या फिर भरोसेमंद चैनलों से लिया गया है। और वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सब कुछ सीटेस और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के दायरे में ही हुआ। तो एक तरफ तो इतने सारे जानवरों के आयात पर सवाल, उनके सोर्स पर सवाल जी, और दूसरी तरफ वनातारा का कहना है कि सब कुछ नियम कानून के हिसाब से है। जी हाँ, यही विरोधाभास है। और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। लेकिन उससे पहले इन आलोचनाओं का एक और पहलू भी है। कुछ स्रोत जैसे climatesamurai.com और टाइम्स लाइव पर जो लेख छपे हैं, हाँ, वो इसे
कंजर्वेशन, कैपिटलिज्म या सिर्फ एक दिखावटी परियोजना, मतलब वैनिटी प्रोजेक्ट कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, ये आलोचनाएं नई नहीं हैं। ये प्रोजेक्ट के स्केल और उसके प्रकृति को देखते हुए शुरू से ही उठती रही हैं। अच्छा। जब आलोचक इसे कंजर्वेशन कैपिटलिज्म कहते हैं तो उनका इशारा इस तरफ होता है कि क्या ये वाकई वन्य जीव बचाने की गहरी इच्छा है या फिर प्रकृति और संरक्षण के नाम पर एक बहुत बड़ी निजी संपत्ति या एक ब्रांड बनाने का तरीका है। सवाल इसलिए उठता है क्योंकि प्रोजेक्ट का जो पैमाना है, उसका जो निजी नियंत्रण है और जिस तरह से उसे पेश किया जा रहा है वो मतलब अभूतपूर्व है। पहले ऐसा हुआ नहीं है। और ये दिखावटी परियोजना वाली बात, आलोचक इसे दिखावटी परियोजना या वैनिटी प्रोजेक्ट इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि इसका असली मकसद शायद संरक्षण से ज्यादा निजी प्रतिष्ठा या शौक पूरा करना हो सकता है। अच्छा। खासकर जब आप जानवरों की इतनी बड़ी और अलग अलग तरह की संख्या देखते हैं जो दुनिया भर से लाकर एक जगह रखी गई हैं, तो सवाल उठता है कि क्या ये वाकई संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका है या ये एक निजी कलेक्शन जैसा ज्यादा लगता है। ये सवाल भी जांच के दायरे में अब। तो मामला काफी पेचीदा है, गंभीर आरोप है, उनका मजबूत खंडन भी है और संरक्षण के मॉडल पर ही बुनियादी सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल। और इसी माहौल में सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाया। सही कहा। जब इतने बड़े लेवल पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हों और मामला वन्यजीवों के कल्याण और अंतर्राष्ट्रीय नियमों से जुड़ा हो तो सुप्रीम कोर्ट का ध्यान जाना स्वाभाविक था। 25-26 अगस्त 2025 को अदालत ने एक विशेष जांच दल यानी SIT बनाने का आदेश दिया। SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। जी। द गार्डियन, रॉयटर्स, बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे कई प्रकाशनों ने इस डेवलपमेंट पर रिपोर्ट किया है। और इस SIT की कमान किसे दी गई है और इसका काम क्या होगा? क्योंकि आरोप तो कई तरह के हैं, जानवरों के आयात से लेकर कार्बन क्रेडिट तक। SIT को लीड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ही एक पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जस्ती चलमेश्वर। वो अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। और जहां तक काम की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने SIT को एक बहुत कह सकते हैं डिटेल्ड जांच का जिम्मा सौंपा है। ये गल्फ न्यूज और बिजनेस स्टैंडर्ड में इसका ब्यौरा मिलता है। इसे हम कुछ बड़े सवालों के तौर पर समझ सकते हैं जिन्हें SIT को खंगालना है। हाँ, ये बेहतर रहेगा। तो क्या मुख्य सवाल है SIT के सामने? देखिए, पहला बड़ा सवाल है जानवरों के आने की पूरी कहानी। खासकर हाथी और दूसरे जानवर भारत के अंदर से और विदेशों से कैसे और किन शर्तों पर लाए गए। हाँ। क्या सारी प्रक्रिया कानूनी थी? क्या मालिकों पर कोई दबाव वगैरह था? दूसरा, नियमों का पालन। क्या भारतीय वन्य जीव कानून, साइट्स के अंतर्राष्ट्रीय नियम और सेंट्रल जू अथॉरिटी यानी CZA के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन हुआ? इसमें परमिट, क्वारंटाइन, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ आ जाता है। ठीक। तीसरा, जानवरों का कल्याण। वनतारा में जानवरों की देखभाल कैसी हो रही है? उन्हें सही डॉक्टरी इलाज मिल रहा है या नहीं? मृत्यु दर कितनी है? और सबसे अहम, क्या जामनगर का जो गर्म और सूखा मौसम है वो अमेज़न या बर्फीले इलाकों से लाए गए जानवरों के लिए वाकई ठीक है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। चौथा, लोकेशन का मुद्दा। क्या रिलायंस की रिफाइनरी और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के इतने पास होने से जानवरों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर पड़ रहा है या पड़ सकता है? ये भी एक एंगल है। पांचवा, नियत का सवाल। क्या ये सचमुच संरक्षण की कोशिश है या जैसा आलोचक कह रहे हैं ये महज एक निजी संग्रह या दिखावा है? छठा, वो शुरुआती आरोप पानी और कार्बन क्रेडिट के दुरुपयोग वाले, उनमें कितना दम है? राइट। और सातवां, फाइनेंशियल एंगल। क्या इसमें किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग या वित्तीय गड़बड़ी की कोई गुंजाइश दिखती है? तो आप देख सकती हैं जांच का दायरा बहुत बड़ा है और लगभग हर पहलू को कवर करता है। वाकई ये तो बहुत गहरी जांच लग रही है। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट मामले की तह तक जाना चाहता है। जी। इतने सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए SIT को कितना समय दिया गया है? रिपोर्ट कब तक आएगी? सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक टाइमलाइन दी है। SIT को अपनी रिपोर्ट 12 सितंबर 2025 तक सौंपनी है। 12 सितंबर। हाँ, और इसके ठीक बाद 15 सितंबर 2025 को मामले की अगली सुनवाई तय है। बिजनेस स्टैंडर्ड, गल्फ न्यूज, रॉयटर्स, कई स्रोतों ने ये तारीखें कंफर्म की हैं, तो ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी कुछ ही हफ्तों में हमें इस मामले पर और स्पष्टता मिल सकती है। जी। ये तो बहुत तेज प्रगति लग रही है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद साफ किया है। क्या? कोर्ट ने कहा कि SIT का गठन मुख्य रूप से तथ्य खोज यानी फैक्ट फाइंडिंग के लिए किया गया है। सिर्फ SIT बन जाने से ये नहीं मान लेना चाहिए कि वनतारा दोषी है या कुछ गलत हुआ ही है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। उन्हें कोर्ट के इस रुख पर जोर दिया है। कोर्ट पहले सारे तथ्यों को निष्पक्ष तरीके से सामने रखना चाहता है, उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकालेगा। ठीक है। और इस पूरी जांच प्रक्रिया में वनतारा और रिलायंस का क्या रुख है? क्या वो सहयोग कर रहे हैं? वनतारा और रिलायंस फाउंडेशन दोनों ने पब्लिकली और कोर्ट में भी कहा है कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे।
द इकोनॉमिक टाइम्स और रूटर्स ने उनके बयानों को रिपोर्ट किया है। उनका कहना है कि वे जांच प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतेंगे और एसआईटी को जो भी जानकारी चाहिए होगी वो देंगे। ठीक है, तो अगर हम अब तक की सारी जानकारी को समेटें, जो अलग अलग स्रोतों से आरोप मिले हैं, वंतारा का खंडन है और सुप्रीम कोर्ट की जांच, तो फिलहाल हम कहाँ खड़े हैं? इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि वंतारा एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके इरादों और तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सबसे बड़े सवाल जानवरों की विशाल संख्या, उनके इंपोर्ट की प्रक्रिया और उनके वेलफेयर से जुड़े हैं। कार्बन क्रेडिट जैसे आरोप भी हैं, पर वो फिलहाल थोड़े कमजोर दिखते हैं सबूतों के अभाव में। और वंतारा इन सभी आरोपों को गलत बता रहा है और अपने काम को पूरी तरह कानूनी और नैतिक होने का दावा कर रहा है। और सच्चाई का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक हाई लेवल जांच चल रही है। जी हाँ, जिसकी रिपोर्ट जल्द आने वाली है। बिल्कुल, असली तस्वीर तो एसआईटी की रिपोर्ट और उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई से ही साफ होगी। लेकिन अगर हम इसे इस तात्कालिक विवाद से थोड़ा हटकर देखें, हाँ, तो ये मामला कुछ बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ इशारा करता है। जैसे भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का भविष्य क्या है? क्या प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों को इसमें इतनी बड़ी भूमिका निभानी चाहिए? और अगर हाँ, तो उनकी जवाबदेही, उनकी पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाए? सही बात है, खासकर जब मामला हजारों जानवरों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और करोड़ों रुपए का हो। ये बड़े सवाल हैं। तो आज की इस चर्चा में हमने वंतारा से जुड़े हालिया घटनाक्रम को समझने की कोशिश की उन स्रोतों के आधार पर जो हमारे सामने थे। जी। हमने देखा कि कार्बन क्रेडिट के आरोप हैं जिन्हें कोर्ट ने अभी असमर्थित माना है, पर जांच जारी है। जानवरों के आयात को लेकर गंभीर सवाल हैं। संख्या, स्रोत, साइट्स नियम जिनका वंतारा खंडन कर रहा है और जिनकी सच्चाई एसआईटी जांच से पता चलेगी। हाँ, ये मुख्य बिंदु है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चेलमेश्वर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है जो इन सभी पहलुओं की जांच कर 12 सितंबर तक रिपोर्ट देगी और 15 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। बिल्कुल, यानी जल्द ही इस मामले में कोई निर्णायक मोड़ आ सकता है। उम्मीद तो यही है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में उठता है। एसआईटी रिपोर्ट के निष्कर्ष चाहे जो भी निकले, ये पूरा प्रकरण हमें सोचने पर मजबूर करता है भविष्य में वनांतरा जैसी विशाल निजी संरक्षण पहलुओं की निगरानी और नियमन का ढांचा कैसा होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कैसे सुनिश्चित करें कि ऐसी परियोजनाएं वास्तव में संरक्षण के लक्ष्यों को पूरा करें, पारदर्शी हों और उनमें जानवरों का कल्याण सबसे ऊपर हो। ये बहस शायद अभी शुरू हुई है। बिल्कुल, ये बहस लंबी चलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।